हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से एक बार संभव एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पहले जो 16 महाजनपद पढ़ाया था उसमें से एक महाजनपद मगध साम्राज्य के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। और इसमें मगध को मैंने पहले क्यों लिया इसके बारे में भी बताता हूँ। मगध वक्त के साथ सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन जाता है और ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी सुपर टेट में भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि मगध साम्राज्य की सीमाएं देखिए मगध साम्राज्य की। लेकिन ये जो मगध साम्राज्य की सीमा आपको इसमें दिख रहा है, ये इसकी मिड पॉइंट मतलब ओरिजिन है, यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था। और ये धीरे धीरे एक समय दिखेगा कि ये जो जितना भी भगवा रंग दिख रहा है इस पे फैल जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो आगे हम लोग चलते हैं मगध साम्राज्य पर। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, आज हम लोग 3 वंशों के बारे में पढ़ेंगे मगध साम्राज्य में जो आया है। पहला हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। देखिए कई सारी अफवाहें भी है कि इससे पहले भी वंश थे जो कि यहाँ पे राज कर रहे थे, लेकिन जो एक ग्रंथ है जो कि श्रीलंका का ग्रंथ है उसमें पता चला है, इतिविति दीपवंश ग्रंथ करके उनका नाम, उस ग्रंथ का नाम है, जिसमें पता चलता है कि नहीं, ये जो मगध राज्य है और उस पे जो शासक हैं जो कि आपको बिंबिसार हैं, ये आपको नाग, जो एक वंश था नागवंश, उसके ही ब्रांच है और मगध राज्य का उत्कर्ष इन्हीं के अति से हुआ है, मतलब इन्होंने ही किया है। तो हम लोग पहले ही मैंने आपको बताया कि मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। आज इसका जो बाउंड्री है, मतलब आधुनिक काल में जो इसका बाउंड्री आज के काल में देख सकते हैं, इसका मेन रीजन पटना वाला रीजन देख सकते हैं, आप गया देख सकते हैं, जिला इसमें शामिल है। बेसिकली आप थोड़ा आगे आइएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आज भी एग्जिस्ट करता है, पाटलिपुत्र आज एक स्टेशन है पटना के बगल में। इसकी जो राजधानी थी वो ग्रीव्रज थी। ग्रीव्रज या राजगृह भी कहा जाता है, ग्रीव्रज या राजगृह कहा जाता है, इनकी राजधानी को कहा जाता है। ठीक है, आज के समय ये जो राजधानी है ये राजगीर, जो आप लोग जानते हैं, आज के समय में इनको राजगीर कहा जाता है। अब भगवान बुद्ध के पूर्व, मतलब भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 बीसी में हुआ था, और इससे पूर्व कहा जाता है कि यहाँ पे एक बृहदत्त या जरासंध एक प्रतिष्ठित राजा थे। ये यहाँ पे बहुत सारी जगहों पर इसका जो है उल्लेख मिलता है, लेकिन जो सबसे मान्य बात है कि इससे सबसे पहला वंश इस पर हर्यक वंश ही था। अभी इस नाम से बिहार में एक प्रमंडल है, जिस प्रमंडल का नाम है मगध प्रमंडल। हर्यक वंश के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ये इंट्रोडक्शन था, बेसिक इंट्रोडक्शन। अब ये भौगोलिक एक तरह से आप कह सकते हैं। अब हम लोग हर्यक वंश के बारे में देखते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। इनकी राजधानी, प्रारंभिक राजधानी राजगिरी या गृहव्रज कह सकते हैं। ठीक है, बाद में इनकी राजधानी पाटलिपुत्र होती है। आज भी पाटलिपुत्र पटना स्टेशन के बगल में एक स्टेशन है। अब हम लोग बिंबिसार के बारे में जानते हैं। इनका उपनाम जो है वो श्रेनिक था, या श्रेनिक या श्रेणीय कहा जाता है। इनका जो रूलिंग ईयर है 544 बीसी से 492 बीसी माना गया है। ठीक है, इन्होंने जो अपने राज्य का विस्तार किया, इन्होंने जो अपने राज्य का विस्तार किया वो विवाह संबंधों से किया। इन्होंने बहुत सारे विवाहें किए, यहाँ तक कि महावग जो कि एक ग्रंथ है उसमें कहा गया कि बिंबिसार ने 500 विवाहें की थी और उसी से उन्होंने अपना राज्य स्टार्ट किया था। ओके, मतलब विवाह शक्ति को मजबूत कर लिया था, जिसके कारण ये आगे चलकर अंग पर आक्रमण करेंगे और वो इनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बाकी शक्तियां इनके पक्ष में ही रहती है। तो मुख्य 3 विवाह
के बारे में जानेंगे। 500 विवाह जानने की कोई जरूरत नहीं है। पहली जो फलस्वरूप, हाँ, तीनों राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। इन्होंने जो पहली विवाह किया था वो इसमें उल्टा कर दिया गया। चलिए कोई बात नहीं। इन्होंने जो विवाह एक किया था राजकुमारी क्षेमा से, ये मध्य देश की राजकुमारी थी। ठीक है, मध्य देश आज पंजाब हरियाणा वाला रेंज में है। लिच्छवी राजकुमारी चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही चेटक की पुत्री चेलना आगे आप लोगों को बताएंगे, इनसे युद्ध भी होता है और आगे जो आने वाले राजे हैं अजात शत्रु, उनकी माँ भी यही है। कौशल नरेश प्रेषणजीत की बहन, प्रेषणजीत की बहन महाकौशला से इन्होंने विवाह किया। तो पहला विवाह यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा, लेकिन महावग में इनकी 500 विवाहों का उल्लेख मिला है। बिंबिसार ने अंग राज्य के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर उसे अपने राज्य में मिला लिया। अब मैंने आप लोगों को एक दिखाया था इमेज, उसमें बताया था अंगराज के बारे में। अंगराज का इमेज मैंने दिखाया इससे पहले आप लोगों को वीडियो में। अगर आप लोग को फिर से देखना है तो इस तरह का अगर भारत है और ये मगध है तो यहाँ पे अंगराज था। ठीक है, इससे पहले वाला मेरा प्रीवियस वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, महाजनपद काल वाला वीडियो। इसमें मैंने बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छा नॉलेज दिया है। ठीक है, ब्रह्मदत्त था और इन्होंने वैवाहिक संबंध। अब देखिए इन्होंने अंग पे आक्रमण कैसे कर लिया। केटक लिच्छवी संध, उस समय लिच्छवी संध बहुत शक्तिशाली संध था और इसमें बहुत सारे राजाएं थे जो इनका हेल्प कर रहा था। अब जब ये अंग पे आक्रमण कर रहे थे तो इन्होंने कुछ नहीं किया शांत, उल्टा इन्होंने बिंबिसार का साथ दिया। और इन्होंने फिर मध्य देश से भी कर लिए थे विवाह संबंध स्थापित। तो यहाँ से अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिए। दूसरी तरफ इन्होंने विवाह के साथ ही मित्रता संबंध भी स्थापित कर लिया और भी जो शक्तिशाली राजा थे 16 जनपद में जो राजाएं थे उनसे। तो इनसे क्या हुआ, जब ये अंग पे आक्रमण करते हैं या तो इनको सपोर्ट मिलता है और जो अंग के साथ हैं वो चुप बैठ जाते हैं, तो इनको अंग को जीतने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक है, हाँ, बिंबिसार अवंती के शासक चंद प्रद्योत, ये चंद प्रद्योत जो है ये चंड प्रद्योत चंड की तरह है और ये बहुत ही शक्तिशाली राजा हैं। दूसरी बात, इनकी जो इनमें वैवाहिक संबंध, मतलब एक तरह से ये भी देखा जाए, ये जो चेटक हैं इनकी जो पुत्री हैं इनको शायद, हाँ कौशला चेटक, सॉरी, चलिए, तो चंद प्रद्योत से मित्रता कर ली और अपने राज्य वैद्य जीवक को उसके इलाज के लिए भेज देते हैं, जिससे चंद प्रद्योत ठीक हो जाते हैं और यहाँ इनका मित्रता संबंध स्थापित हो जाता है। और ये उस समय के बहुत शक्तिशाली राजा थे चंद प्रद्योत। बिंबिसार बौद्ध एवं जैन धर्मों को मानने वाला था। बुद्ध स्वयं इसके दरबार में आए थे और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र ने कर दी थी। कौन पुत्र ने? आजाद शत्रु ने 492 बीसी में कर दिया था। ठीक है, आगे हम लोग एक इमेज देखेंगे जिसमें अब कहा जाता है कि ये इमेज में ये जो है ये बिंबिसार है और ये बुद्ध हैं और उनके शिष्य हैं। उन बिंबिसार ने बुद्ध का स्वागत किया था अपने दरबार में। तो बुद्ध के समकालीन बिंबिसार भी हैं और आजाद शत्रु भी होगा। बाकी मैं स्टोरी ज़्यादा नहीं सुनाना चाहता हूँ, नहीं तो स्टोरी और लंबा हो जाएगा। चलिए, आजाद शत्रु ये कौन है? तो बिंबिसार के सक्सेसर है, मतलब उनके पुत्र हैं आजाद शत्रु। इनका उपनाम कुनिक है, कुनिक। 492 से 460 ईसा पूर्व तक ये शासन करते हैं, ईसा पूर्व बीसी, ओके, शासन करते हैं। आजाद शत्रु कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध हुआ। अब ये कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध इन्होंने क्यों किया? अब देखिए एक चीज, अभी आपको मैंने दिखाया था कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से विवाह हुआ, जिसके फलस्वरूप इनको क्या मिलता है? काशी प्रांत मिल जाता है। एक काशी प्रांत है, इसकी आमदनी उस समय 1 लाख रुपए थी। ये काशी प्रांत कौन दिया था? कौशल नरेश महाकौशला ने इनको गिफ्ट किया था। और जब इनकी हत्या कर देते हैं, ये तो रहते हैं किसकी? चेलना के पुत्र हैं ये, तो इनकी जब बिंबिसार का हत्या कर देते हैं ये, तो आजाद शत्रु क्या करते हैं, मतलब सॉरी, आजाद शत्रु जब इनकी हत्या करते हैं तो महाकौशला मतलब कि काशी नरेश जो है, कौशल नरेश, वो क्या करते हैं, इनसे अपना जो
काशी प्रांत है वो वापस ले लेते हैं, और वापस लेने के साथ इसीलिए अजातशत्रु इनसे युद्ध करते हैं, और प्रसेनजीत की पराजय हुई, परंतु बाद में दोनों समझौता कर लेते हैं, और समझौता में क्या करते हैं, प्रसेनजीत अपनी पुत्री का विवाह, उनकी पुत्री का नाम वाजिरा रहता है, उनका विवाह वो अजातशत्रु से कर देते हैं। अजातशत्रु फिर ये लिच्छवी से युद्ध करते हैं। अब लिच्छवी इनका नानी गांव है, नानी गांव, और यहाँ ये युद्ध करते हैं। यहीं पर लिच्छवी एक संघ है, मैंने पहले ही बताया, ये संघ बहुत शक्तिशाली संघ था, और ये गणतंत्रात्मक पद्धति पर काम करता था। तो बहुत ही शक्तिशाली संघ था। यहाँ मतलब कि लोग अपने अति से इतना प्यार करते थे कि एक बच्चा बच्चा भी युद्ध के लिए तैयार हो जाता था। तब आजाद शत्रु ने सोचा कि आखिर मैं इस संघ को कैसे जीतूंगा। तब उन्होंने अपने बुद्ध से इसके बारे में पूछा, और बुद्ध ने इन्हें बताया कि ये संघ एक ही उपाय से जीता जा सकता है, वो है कूटनीतिज्ञ, और कूटनीतिज्ञ से सबसे पहले तुम इस संघ को तोड़ो और फिर युद्ध करो। तो इसमें बुद्ध ने भी इनकी सहायता की थी, और इस संघ को तोड़ने में इनका जो मंत्री है वसस्कार, इन मंत्री का नाम है वस्कार, ये मंत्री ने लिच्छवी संघ को तोड़ने में बहुत हेल्प किया, और फिर जाकर उन्होंने इस लिच्छवी पर विजय प्राप्त की। और इसी तरह काशी और वैशाली दोनों ही मगध राज्य के अंग बन गए। ठीक है। आजाद शत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था। बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो 80 वर्ष के आयु में, तो उसी के समय में मतलब कि आजाद शत्रु के समय में ही बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। आजाद शत्रु की भी हत्या की जाती है, और उनका हत्या उन्हीं का पुत्र फिर करता है, उदयन, या उसको उदयभद्र भी कहा जाता है। कहीं कहीं पुराणों में उनका नाम उदयभद्र भी हम लोगों को मिलता है। अब आते हैं ये कब इनकी हत्या किए थे। तो इन्होंने जो हत्या किया वो किया था 460 ईसा बीसी में, उदयन ने। इसको पितृहंता भी कहा जाता है उदयन को। इसका उपनाम उदयन या उदयभद्र मिलता है। ये 460 ईस्वी में मगध के राजगद्दी पर बैठते हैं, और ये अपनी सबसे पहले जो ये अपनी राजधानी को परिवर्तित करते हैं ताकि ये अपनी राजधानी को और मजबूत कर सके। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र, आज भी पाटलिपुत्र है, और कुशुंग नगर की स्थापना की, और बाद में अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित कर ली। कहाँ की? पाटलिपुत्र में कर ली। उदयन के बाद उसके 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और दशक ने बारी बारी से शासन किया। पुराणों में के दशक एक नाम नागदशक का भी मिलता है। नागदशक जो है इस वंश का सबसे लास्ट शासक है, लास्ट रूलर। हर्यक वंश का लास्ट रूलर जो है वो नागदशक है, और इसे हराकर शिशुनाग नामक व्यक्ति ने एक नए हाँ, नागदशक को ही हराता है, और उसके बाद शिशुनाग नामक एक नया वंश का नींव डाला जाता है, जो शिशुनाग नामक व्यक्ति डालते हैं। अब इन्होंने इसको कैसे हराया? तो जब ये एक बार सैनिक परीक्षण कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे, तो नागदशक ने इनको मार दिया था, उदयन को। ये इनके मंत्री थे, कहा जाता है ऐसा। अब आगे चलते हैं हम लोग शिशुनाग वंश पर। आगे जो वंश है वो है शिशुनाग वंश। इसके संस्थापक शिशुनाग हैं। शिशुनाग 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। अब आप कहिएगा कि सर 460 में उदयन आया था, आजाद शत्रु कुनिक उदयन, और वो 444 तक किया। भाई साहब इसके बीच में 4 रूलर और आए, अनिरुद्ध, मुंडक और दशक। लास्ट रूलर नागदशक। आप लोग याद रखिएगा, लास्ट रूलर जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्थापना मतलब फर्स्ट रूलर और लास्ट रूलर नागदशक। और इसको याद रखिएगा, नागदशक को मारकर कौन आया था, इसके नाम के लास्ट में आ जाएगा शिशुनाग। ओके, ऐसे करके मैंने भी याद रखा। अब हम लोग चलते हैं शिशुनाग वंश पे। ये सबसे महत्वपूर्ण इनकी उपलब्धि है कि इन्होंने अवंती राज को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित करना था। इसने अपनी राजधानी वैशाली फिर हस्तांतरित कर ली। उदयन ने जो राजधानी
पाटलिपुत्र किया था, उसे इन्होंने फिर से वैशाली लेकर चले गए। और इन्होंने अवंती को जीतना इनका सबसे मुख्य कार्य था। इनके बारे में इतना ही, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आता है। हाँ, लेकिन इनका पुत्र है कालाशोक। कालाशोक या काकवर्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो शासन है वो 394 से 366 बीसी में है। ये अभी मगध पर रहे हैं। कालाशोक के समय ही बुद्ध का द्वितीय संगीत बुद्ध संगीत, जो दूसरा बुद्ध संगीत है, वो इन्हीं के काल में आयोजन किया गया था। कहाँ? वैशाली में। अब क्यों? क्योंकि इनके पिता ने, शिशुनाग ने, वैशाली को अपनी राजधानी बनाई थी, और राजधानी में ही ये लोग करते थे। आजाद शत्रु भी जो बौद्ध संगीत था उसको अपनी राजधानी में ही आयोजन करवाया था। ठीक है, चलिए आगे। तो वैशाली में हुआ, इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र हस्तांतरित कर लिया। मतलब फिर कालाशोक ने क्या किया? वैशाली से अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र लेकर चले आए। इस प्रकार पाटलिपुत्र मगध राजवंश की अस्थाई, अब इसके बाद चेंज नहीं होता है, और पाटलिपुत्र ही इनकी अस्थाई राजधानी बनकर रह जाती है। ओके, अब आप लोग हम एक बार बताइएगा, मैं आगे लाने वाला हूँ बौद्ध और जैन धर्म के बारे में। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा पहले पढ़े हो तो हमको बताइएगा कि बौद्ध संगीत की जो द्वितीय संगीत हुई, उसका जो अध्यक्ष कौन थे, मतलब उनको करने वाले कौन थे, बौद्ध संगीत की आयोजन करने वाले कौन थे? नंदवंश। अब इसी वंश में कालाशोक की मृत्यु के बाद आता है नंदवंश। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग। उसके बाद आता है नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक हैं महापद्मानंद, इनका नाम था, लेकिन यहाँ महानंदी लिखा गया, सॉरी, महापद्मानंद है। और ये मगध के सर्वश्रेष्ठ शासक हैं। वैसे इन्होंने भी हत्या कर शिशुनाग वंश के अंतिम शासक की हत्या कर इस वंश में अपनी नींव डाली थी। इन्होंने सबसे पहले कलिंग पर आक्रमण किया। इसके समय में मगध की शक्ति बहुत चरम पे थी, और इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और वहां से महावीर की मूर्ति लेकर चले आते हैं। अच्छा, और वहां इनकी जो उल्लेख है वो खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख में हम लोगों को इस बात की जानकारी मिलती है। चलिए पढ़ के देखते हैं क्या है। सर्वप्रथम कलिंग की विजय की कथा, यहाँ तथा ने कथा, वहां एक नहर खुदवाई थी। ठीक है, कलिंग की विजय की कलिंग की विजय की, और वहां पे एक नहर खुदवाई। इनका उल्लेख सर्वप्रथम खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। कलिंग जिनसेन जैन की प्रतिमा को उठाकर ले आए, महावीर या जैन के प्रतिमा को उठाकर ले आए। इससे पता चलता है कि महापद्मानंद जैन धर्म का अनुयायी था। पुराणों में इसे एकराट या एक छत्र कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राट या एक छत्र किसकी उपाधि थी, या श्रेणी किसकी उपाधि थी, कुनिक किसको कहा जाता था, उदयभद्र किसको कहा जाता था, किस वंश के थे, ये सारा चीज आप लोगों को याद होना चाहिए। एक राट या एक छत्र शासक कहा गया है। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि, पाणिनि ने किस ग्रंथ का रचना किया है? अष्टाध्याय। अष्टाध्याय, अष्टाध्याय एक व्याकरण ग्रंथ है और सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना पाणिनि के द्वारा किया गया है। और काव्यायन इसके काल के थे। अच्छा, काव्यायन एक और अति है, इन्हीं के काल के थे। धनानंद, अब इनके पुत्र आते हैं धनानंद, सॉरी, महापद्मानंद के बाद भी बहुत सारे शासक आते हैं, लेकिन इस वंश का जो अंतिम शासक है वो है धनानंद, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। और इसी के समय नेपोलियन नहीं, सॉरी, एक मिनट, चलिए आगे पढ़ते हैं, मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। सिकंदर, नेपोलियन है, सिकंदर, सॉरी, सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन वो वापस लौट गया था ब्यास नदी के पास से। और यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य फिर मगध की गद्दी पर आते हैं। चलिए, तो धनानंद ये लास्ट शासक है, किस वंश के? नंद वंश के। धनानंद जनता पर बहुत सारे कर आरोपित किए थे, और ये बहुत अमीर था, उसने जनता को असंतुष्टि थी। इसी के शासन काल में उत्तर पश्चिम पर सिकंदर का आक्रमण हुआ, लेकिन वह ब्यास नदी के किनारे से वापस लौट गया।
उसके बाद वापस लौटकर धनानंद के दरबार में तक्षशिला, हाँ, लौट गया। तथा उसके बाद क्या होता है कि आचार्य विष्णुगुप्त, जिनको हम लोग चाणक्य कहते हैं, वो इनके दरबार में जाते हैं और बहुत सारी कंट्राडिक्शन होती है, जिसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करके इस धनानंद को गद्दी से हटाकर मौर्य वंश की नींव रखते हैं। और फिर मौर्य वंश आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। राजा ने उसे हाँ देखिए, राजा ने नहीं, राजा को उसको अपमानित कर दिया। फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उसने धनानंद को गद्दी से हटाकर एक नवीन राज्य मौर्य वंश की स्थापना की। अब इसी समय क्या होता है, ये तो हम लोग मगध पढ़ रहे हैं, ये हम लोग तो मगध पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे दूसरी ओर हमारा जो दूसरा बाउंड्री है, ये उत्तर पश्चिम की ओर, यहाँ से आक्रमण जारी रहता है। आक्रमण के काल में बहुत सारे विदेशी आक्रमण जारी रहता है। उससे पहले जिसको मैंने याद किया ISPK, क्रॉलडॉन, इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण, इसी काल में ये लोग आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। चलिए तो पहले देखते हैं ईरानी और विदेशी आक्रमण। यहाँ विदेशी आक्रमण भारत में प्रारंभ, मतलब सबसे पहले कोई आक्रमण किया था तो वो ईरानी थे, या उसको फारसी कहा जाता है। और ये लोग हखामनी राजवंश के थे। और उसके उपरांत सिकंदर करता है। सिकंदर क्या करता है, ईरान में आके आक्रमण करके इन लोगों को भी हटा देता है, और फिर आकर सिकंदर आक्रमण करता है। फारस वालों को हखामनी भी कहा जाता है, इन्हीं का हखामनी एम्पायर था। और इसमें सबसे सफल जो था वो श्रायस नामक शासक ने आक्रमण किया, परंतु इसे विशेष सफलता नहीं मिली। इसके बाद डेरियस प्रथम ने भारत पर एक सफल आक्रमण किया, और इसको दारा प्रथम भी कहा जाता है। इसने 516 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, पश्चिम उत्तर भाग पर, मैंने अभी बताया था, जीत लिया, तथा उसने अपने राज्य के 20वें प्रांत के रूप में शामिल किया। और ये बात हम लोगों को कहाँ मिलता है, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस के बुक में मिलता है हम लोग को। हेरोडोटस के द्वारा कहा गया है कि ये जो था दारा मतलब ईरानी साम्राज्य के 20वें प्रांत के रूप में शामिल किया गया था। अच्छा, लिखा हुआ इतिहास के पिता माने जाने वाले हेरोडोटस ने लिखा कि दारा प्रथम को इस प्रांत को 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि की आय होती थी। अच्छा, टैलेंट याद रखिएगा, टैलेंट भी एक आय का मात्रक है। टैलेंट स्वर्ण धूलि की आय होती थी। ईरानी संपर्क के फलस्वरूप भारत के पश्चिम उत्तर भाग में एक नई लिपि, कौन सी लिपि, खरोष्ठी लिपि का प्रचलन हुआ, और यह लिपि ईरानी की थी। मैं आगे आप लोगों को मौर्य वंश में पढ़ाऊंगा कि अशोक के द्वारा बहुत सारे तक्षशिला, गांधार के और उनका अभिलेख मिलता है, जिस पर हम लोगों को खरोष्ठी, बहुत सारा नहीं, 2-3 मिलता है, जिसपे खरोष्ठी लिपि का प्रचलन हुआ है, लिखा गया है। आगे इस का समरी है। समरी में हम लोगों को फर्स्ट राजा और सेकंड का मैंने समरी में ले लिया है, वंस, लास्ट, और सॉरी यहाँ तो मैंने फर्स्ट करना था ना, फर्स्ट और लास्ट का मैंने यहाँ पे एक सीरीज बना लिया है। ज़्यादातर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। अगर कोई कुछ भी नहीं लिखे हो तो वो इतना कम से कम लिख ले। ये है फर्स्ट रूलर जो संस्थापक है, और ये है लास्ट। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, शिशुनाग वंश, इसके संस्थापक शिशुनाग, नंद वंश, इनके संस्थापक महापद्मानंद या महानंदी, मौर्य वंश, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद इनके बाद आता है शुंग वंश, और उसके संस्थापक होते हैं पुष्यमित्र शुंग। इसमें मैंने पूरी बातें कंप्लीट कर दी है। सॉरी, इसमें मैंने लास्ट नहीं बताया है, लेकिन मैंने वीडियो में ही बता दिया है। बिंबिसार और इस वंश के लास्ट होते हैं नागदशक, नागदशक के बाद शिशुनाग वंश, और इसके संस्थापक शिशुनाग, और फिर शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, और शिशुनाग वंश के अंतिम संस्थापक शायद नंदी वर्मन होते हैं। और फिर
नंद वंश आता है, नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद, महापद्मानंद जो है उनके अंतिम शासक धनानंद। धनानंद को अग्रमीज भी कहा जाता है, धनानंद को अग्रमीज भी कहा जाता है। अगर ये मैं आप लोग इसमें से नोट जरूर कर लीजिएगा, धनानंद के दरबार में धनानंद को अग्रमीज भी कहा जाता है। ओके, धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। इससे क्या होता है ना कि मुझे बहुत खुशी होती है और फिर मेरे अंदर एक भाव आता है कि मैं और वीडियो बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग संभव एजुकेशन में फिर से एक बार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है।